सर एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता क्या समझना पड़ेगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने 2-4 दिन पहले तक ट्वीट करके ये बोला ट्रम्प साहब ने कि हमारे CIA और तमाम चीज़ों से बच नहीं पाए, खामिनी नहीं रहे। कल के 3 जो बयान आए वो कुछ और दर्शाते हैं। एक बयान डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वो मुझे मारना चाहते थे, हमने रिटेलिएट किया, यानी कि उन्होंने अपने लोगों के बीच में सिंपैथी क्रिएट करने की कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को अटैक करने वाले थे, इसलिए हमने कर दिया। फिर मार्क उनका भी यही बयान आया कि ये उनको मारना चाहते थे। तो एक सिंपैथी वाला मोड। और फिर दूसरी बड़ी बात है कि जहाँ पर आपने एक लेवल पे ये कहा कि हमारी तो डील लगभग हो गई है, ट्रम्प साहब का भी आया था कि इट इज़ ऑन अ वेरी गुड मोड, एनी डे इट विल कन्वर्ट, और आपने दूसरे दिन अटैक कर दिया। अब क्या अपने ही बयानों में ये फंस रहे हैं? उनको तो कभी नहीं चाहिए था कि युद्ध बहुत लंबा चले, लेकिन अब जब सरेंडर नहीं कर रहा है ईरान, हमास एक्टिव है, हिजबुल्ला एक्टिव है, तो कहीं ट्रम्प फंस गए क्या सर? देखिए अदिति जी, मैं कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। हाँ सर, मेरे दर्शकों को स्पष्ट जानना है कि हम क्या कहाँ पर खड़े हैं। जी देखिए, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच के जो संबंध हैं, उसकी जो रूट्स हैं, उसमें हमें इस बात को भी समझना होगा कि जो 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और उसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक एम्बेसी को 444 दिनों तक सीज करके रखा गया और बड़े वहाँ के जो डिप्लोमेट्स थे, वो सारी जो स्थिति थी वो अमेरिका के लिए और उस समय के जो जिमी कार्टर राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हुई। और जो उस अमेरिका और ईरान के जो संबंध शाह के समय में जो बहुत अच्छे हुआ करते थे, मित्रवत संबंध थे, और वो जो शाह की जो सरकार थी वो अमेरिका के साथ हर तरीके का कोलैबोरेशन करती थी, उसके इस्लामिक रिजीम के आने के बाद ये जो संबंध हैं वो शत्रुतापूर्ण हो गए। और ये जो रूहुल्लाह खोमैनी जो पहले सुप्रीम लीडर थे, उनके द्वारा जो अमेरिका के प्रति रुख अपनाया गया, और जैसा कि मैंने बताया कि एम्बेसी का जो सीजर हुआ उसको छुड़ाने में भी एक लंबा 444 दिनों का, आप सोचिए कि समय लगा, 1 वर्ष से भी ज़्यादा का समय। तो ये जो अमेरिका की जितने भी राष्ट्रपति 1979 के बाद से रहे हैं, सभी की आंखों में ये जो इस्लामिक रिजीम है वो खटकती रही है। और ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ईरान के इस्लामिक रिजीम के खिलाफ उन्होंने कोई साजिश रची या कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लेने के बारे में उन्होंने सोचा। जितने भी राष्ट्रपति रहे, जिमी कार्टर से आप उठा लें और उसके बाद से सभी राष्ट्रपतियों ने इस इस्लामिक रिजीम को हमेशा से टारगेट करने के लिए कोशिशें की। यहाँ मैं आपके दर्शकों के लिए 2002 में जॉर्ज W. बुश जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी एक स्पीच का जिक्र करना चाहूँगा। उसमें एक स्पीच में उन्होंने एक एक्सिस ऑफ इविल की बात कही थी, और उस एक्सिस ऑफ इविल में उन्होंने इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया 3 राष्ट्रों को विश्व के लिए कहा था कि ये एक्सिस ऑफ इविल है और इसको हमको टारगेट करना है, और ये अमेरिका के लिए भी खतरा है और पूरे विश्व के लिए भी खतरा है। तो और उसके बाद भी अगर आप देखें तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस आए, सभी ने ईरान के इस्लामिक रिजीम को टारगेट किया है। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो परिवर्तन ये आया कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले के राष्ट्रपति सोचते थे, उन्होंने उसको कर दिखाया, और वो एक बोल्ड जो डिसीजन उन्होंने लेते हुए सीधा इस्लामिक रिजीम के जो टॉप लीडर हैं उन्हें ही एलिमिनेट कर दिया। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है, मिस नो डाउट। लेकिन मैं 1-2 बातें और कहना चाहता हूँ, लेट मी जस्ट कंप्लीट, तो उसके बाद सारी स्थिति फिर हम अगला डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस्लामिक रिजीम का जो रुख, चाहे वो इजराइल के प्रति हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रति हो, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए, जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम रही है, वो यहूदियों के प्रति उनके अंदर एक नफ़रत, एक घृणा की भावना हमेशा से रही। और ये जो इस्लामिक रिजीम है वो स्टेट ऑफ इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, और उनको उसके अंदर ये था कि इस पूरी स्टेट ऑफ इजराइल को वो जायनिस्ट रिजीम कह के पुकारते, और वो उनका हमेशा से ये कहना है कि इस रिजीम को यहाँ पे रहने का कोई हक़ नहीं है, यहूदियों को रहने का कोई हक़ नहीं है। इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट सोच इस्लामिक रिजीम में रही है। और so this reminds me of Hitler एब्सोल्युटली। एंड और उन्होंने हमेशा से ज्यूज़ को टारगेट करने की बातें कही, और ज्यूज़ को अपना वो शत्रु मानते थे, इस्लामिक रिजीम। देखिए, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि मिडिल ईस्ट रीजन में, वेस्ट एशिया में अनेक मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन सऊदी अरबिया, UAE, बहरीन,
इस तरीके के जो राष्ट्र हैं वो इजराइल के साथ एंगेजमेंट करते हैं। यूएई ने तो इजराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, बहरीन ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या था कि ये इस्लामिक रिजीम रिकॉग्नाइज़ करना तो दूर, उसको वाइप आउट करने की बातें करती थी। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे स्वयं अयतुल्ला खामनाई लगाते थे, और वहाँ पे जो जलसे होते थे, सड़कों पे जो रैलियाँ होती थी, उसमें चैंटिंग होती थी, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ये इजराइल और अमेरिका को बहुत इनसिक्योर करते थे। और दूसरा, ईरान के इस्लामिक रिजीम ने आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के बाद ईरान ही एक दूसरा ऐसा देश इस्लामिक रिजीम में रहा कि जिसने कि आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में तैयार किया। हमास, हिजबुल्लाह, होती तथा इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े जितने भी आतंकी संगठन हैं। ईरान का स्टैंड पे भी समझेंगे, बात करेंगे, लेकिन सर एक बात बताएं आप, क्या ये जो मतलब टेक्निकली, पार्डन मी फॉर माय लैंग्वेज, बट ये जो फालतू की बातें हो रही है ना सर इतने लंबे समय से कि वो देश उस देश से मिलने जा रहा है, वो देश का राष्ट्राध्यक्ष उस देश से मिलने जा रहा है, एंड नाउ वी आर बिकमिंग मल्टीपोलर, देयर इज़ नो मोर यूनिपोलर वर्ल्ड। सर ये सब तो सर यूनिपोलर है सर। अमेरिका जो चाहता है, जैसा चाहता है, या अमेरिका के साथ जो खड़ा है वो चाहता है, जैसा चाहता है वो हो रहा है सर। कोई मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है सर। देयर इज़ नो चाइना, नो इंडिया, नो रशिया, नथिंग। वॉट एवर अमेरिका को लगता है कि वेनेजुएला उठा लिया जाए राष्ट्रपति का, उसको लगता है एलिमिनेट कर दिया। देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग, देयर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट, मतलब व्हाट इज़ इट सर? देखिए, इंटरनेशनल लॉ का कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ना कोई इंटरनेशनल लॉ को कोई मानने को तैयार है। जिसकी आप देखिए यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में मीटिंग होती है, पास होता है, लेकिन उसके बाद कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बात मैं करूंगा, कितनी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। इसे जस्ट टू ऐड ऑन, जी, एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि तब तक बमबारी होती रहेगी, तब तक पीस स्थापित नहीं होगी। हाँ सर, मतलब हास्यास्पद बात है सर ये। तो इसीलिए मैं बताऊंगा कि इन्होंने धीरे धीरे हर जगह राज करने के लिए अमेरिकन ने कोशिश की। सारे गल्फ में, जो गल्फ धीरे धीरे बढ़े हैं, ऐसा नहीं एकदम बढ़ गए, तो इन्होंने अपनी जो पॉलिसी बनाई वो हर जगह हर जगह उन्होंने अपने सेंटर बना दिए कंट्रोल करने के लिए। तो वो तो कंट्रोल हो गए। अब आज आप कहेंगे कि ईरान जो है ये क्यों गल्फ में मार कर रहा है, हाँ, दुबई में क्यों कर रहा है सर? गल्फ में क्यों कर रहा है? गल्फ में। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि ये शिया सुन्नी की वजह से नहीं, ये शिया हैं और सीरिया भी शिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुन्नी है। लेकिन ये है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि वो कुछ चाह रहे थे, लेकिन वो अमेरिका को, जैसे बात कर रहे थे आप, उनके बेसिस खत्म करना चाह रहे हैं। दुबई में तो नहीं है बेस। नहीं, उनका CIA का सेंटर है वहाँ पर, इसलिए सिविलियंस पे, होटल्स पे, एयरपोर्ट पे करा। हाँ, टारगेट किया उन्होंने, और अबू धाबी में किया, मस्कत में किया, और आप इराक में किया। ऐसा नहीं कोई जगह छोड़ी है उन्होंने। और ये बताया है इस बात को कि देखिए हम सो नहीं रहे हैं, हम जाग रहे हैं। तो नोटोरियस रिटेलिएशन किया है रिटोलिश। और अभी सोचिए कि वो सोच रहे हैं इस बात को, जैसे आप कह रहे थे कि इस्लामिक रिजीम को ख़त्म कर देंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, वो जो उनकी शहादत हुई है, 87 थे, तो उनका डेथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनके यहाँ कहा गया कि वो स्वर्ग में चले गए, शहादत हुई है। और उन्होंने कहा, पहले कहा गया था पिछली बार जनवरी में कि वो शिफ्ट कर गए हैं, कहीं चले गए हैं, वो कहीं नहीं गए थे। उन्होंने कहा था मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा, यहीं शहादत होगी उनकी। और उनकी शहादत वो जानते थे कि उनकी शहादत के बाद, जैसे हमारे यहाँ मिसेस गांधी की जब डेथ हुई तो किस तरह से बवाल हुआ था पूरा देश के अंदर, किस तरह, और 2/3 मेजॉरिटी में कांग्रेस है। तो वो जानते थे कि अगर मैं शहीद होता हूँ तो स्वर्ग जाऊँगा, और हमारे जो हमारे सेंटिमेंट से क्या होगा कि यहाँ पर आग और भड़केगी, और हम इसको कुछ दे के जाएंगे। डेथ ज़रूर होगी, लेकिन ईरान को कुछ दे के जाएंगे। तो अपने वो स्टेज वाइज अपने जो लीडर्स हैं उनको करके गए हैं। ऐसा नहीं कि एक लीडर ख़त्म हो गया तो दूसरा नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कमांडर्स मारे गए, उनका चीफ अगले दिन आ गया सामने, उसके बाद उनके वो भी आ गए, जो कमेटी है उनकी, उस कमेटी के तहत आ गए। तो ये समझना उसकी भौगोलिक स्थिति और उनके अंदर क्या पीछे बैकग्राउंड में है, इतना एसेस करना बड़ा मुश्किल था। और वो जिससे फाइटर कौम है तो चाहती है, इनका जवाब बराबर दे रही है, क्यों नहीं आप अगले दिन कब्जा कर लेते, क्यों नहीं सरेंडर किया। ये वेनेजुएला नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ इस बात को, इनका असेसमेंट गलत हो गया। गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत हो गया कि उनकी पावर को समझ नहीं पाए, वो अंदर अंदर कितना डेवलप। मैं समझता हूँ हो सकता है, कल ये न्यूज़ आ रही थी कि अमेरिका वहाँ पे बम्बार्डिंग करेगा, उनके 2 शहर हैं इस पे कि वहाँ पे न्यूक्लियर का हिसाब किताब है। अगर मैं कहता हूँ 1% वो कर भी देते हैं
तो अगर न्यूक्लियर पावर है, जब इसका विकिरण होगा, रेडिएशन फैलेगा, तो क्या इराक पे नहीं जाएगा, पाकिस्तान पे नहीं जाएगा, हो सकता है वैश्विक स्तर सब बिल्कुल। सब जगह पर सर फैलेगा। क्या ऐसा हो जॉर्डन सकता भी। है कि ये हमास और हिजबुल्ला की जो टीम है संजीव सर, ये सब लोग जो हैं ये रिटेलिएट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से रिटेलिएट करेंगे, इनके अलग अलग जगह जो भी प्रॉक्सी वो हैं, लेकिन न्यूक्लियर जिस बात का डर है न्यूक्लियर जी। वॉर का, वो शुरू हो सकती है क्या सर? और हम क्या वर्ल्ड वॉर 3 में आ चुके हैं क्या सर? पहला, दूसरा न्यूक्लियर वॉर हो सकती है क्या? ईरान इसको अपने मतलब होता है ना कि अब तो तबाह हो गए तो अदिति, हम तो लूटेंगे मैं लूटेंगे एक बार से सनम। बीच में कहूंगा कि ये बात फिर रिपीट हो जाएगी अगर ये होता है तो। चेर्नोबिल रशिया और नागासाकी हिरोशिमा, उसकी याद दिलाएगा जो आज तक वहाँ पे डिसेबल्ड लोग पैदा हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या सर? देखिए अतिथि, बड़े मैं स्पष्ट तरीके से आपको समझाऊं, अगर इसमें चाइना इन्वॉल्व होता है, अगर मॉरल सपोर्ट है चाइना का, तब तक तो कोई बात नहीं है। अगर चाइना मॉरल सपोर्ट के साथ साथ वो अगर अपने हथियार और मिसाइलें भेजना चाहे तो इस टाइम वो भी नहीं भेज पाएगा, क्योंकि ये आने के लिए कोई ना कोई बड़ा सा हवाई जहाज लेके आएगा, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, पहली बात। अब अगर चाइना बिल्कुल खुल के रसिया इसके ईरान के साथ खड़ा हो जाता है, फिर आप मानिए कि वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। और जब वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा तो ये आप फिर नहीं सोच सकते कि उस टाइम कौन से हथियार, कौन सी मिसाइल यूज करी जाएंगी कि नहीं करी जाएंगी। फिर उस टाइम तो ये देखा जाएगा कि किसको हम बर्बाद, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं, किसको ख़त्म कर दें। मगर अभी फ़िलहाल आप सोचें तो अभी बिल्कुल एटमी हथियारों का कहीं से कहीं कोई नहीं है। अमेरिका ने, आप देखिए, मगर एक चीज़ मैं और बताऊँगा आपको, बहुत अच्छी बात है कि ईरान की जिस तरह की तैयारी है, अमेरिका शायद इसको ठीक से आकलन नहीं कर पाया। करेक्ट। आप सोचिए आज 4 दिन है, चौथा दिन आज हुआ है और अभी तक बराबर जवाब दे रहा है ईरान, और उसकी जो मिसाइलें जा रही हैं वो इतनी कारगर हिट हो रही हैं कि अमेरिका उनको बचा नहीं पा रहा है अपने बेसों को। उसके जहाँ जहाँ बेस हैं खाड़ी देशों में, सभी के ऊपर अटैक हो रहा है, सभी शिप पे भी किया है। अब सोचने वाली बात है, जब इतना सक्षम है ईरान और लड़ रहा है। अभी बीच में मैं सुनता था, काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों ने कहा था कि उसके पास मिसाइलों की कोई एक संख्या है, किसी ने 2500 बताया, किसी ने 3, किसी ने 3.5, मैं मान लेता हूँ 5000 तक। मगर वो एक दिन में 1000 से 2000 तक मिसाइलें दाग रहा है, तो 5000 होंगी वो तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगी। मगर उसके पास भंडारण बड़ा है और सब उसके भंडारण पे अमेरिका अटैक नहीं कर पा रहा। नहीं, अमेरिका ने अभी तक मैंने जो देखा है, मेरी जो मैं आर्मी में भी रहा हूँ, कि अमेरिका ने बी बम्बर 2, बी बम्बर 1 ये इतनी जल्दी नहीं उतारे, उस वो कल तीसरे दिन उतार दिए उसने। और वो ऐसी ऐसी जगह पे वो अटैक कर रहे हैं जहां लगता है कि इनकी भंडारण है, मिसाइलें हैं। मगर ईरान ने अपनी मिसाइलों को जमीन के इतने नीचे छुपाया हुआ है कि जहां पर इनके बी बम्बर 2 जो है वो भी असर नहीं कर पा रहे हैं।